कैसे होता है, मतलब कैसे माइंड रीड करते हो, इसका प्रोसेस कैसे होता है? तो एकदम ऑनेस्ट बात यह है कि कोई आपका माइंड रीड नहीं कर सकता है। मैंने सुना है कि मतलब आपने आपकी जो एजुकेशन है अपने फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक ही आई गेस पढ़ाई की है। ऑलमोस्ट ना के बराबर है मेरा फॉर्मल एजुकेशन। घर वालों का क्या रिएक्शन था उस बारे में? हेलो नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि किसी के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता सकता। आप भी यही सोच रहे हो तो शायद आप गलत हो, क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत यहाँ पे मौजूद है जो चुटकी में किसी का भी दिमाग पढ़ सकती है, किसी के भी दिल में क्या चल सकता है वो पढ़ सकती है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द मेंटलिस्ट, द मैजिशियन, द मास्टर ऑफ माइंड, सुहानी शाह। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सुहानी मैम। वेलकम टू यूसीएन न्यूज़। कैसा लग रहा है नागपुर में आकर? सबको नमस्कार, थैंक यू श्रुतिका इतनी प्यारी बातें करने के लिए मेरे बारे में। एंड मैं नागपुर बहुत बार आती रहती हूँ, बार बार अक्सर मुझे मौका मिलता है, नागपुर के वासी मुझे बुलाते रहते हैं, याद करते रहते हैं, तो हमेशा ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। और इस बार आकर भी बहुत अच्छे लोगों से मैं मिली हूँ जब से यहाँ पर आई हूँ। और लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारा जो शाम का इवेंट है उसमें और भी लोगों से रूबरू हो पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। सुहानी मैम, सबको ही पता है आप मैजिशियन ऑफ मैजिक करते हो, तो उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। मुझे बात करना है सुहानी शाह, मतलब शुरुआत कैसे हुई, इस मैजिकल जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? बहुत छोटी थी मैं जब 6 साल की थी तभी मैंने टीवी पे एक मैजिक का प्रोग्राम देखा था, जिससे मतलब मैं बहुत प्रभावित हो गई थी। तो मैंने मेरे पिताजी को जाके बोला कि पापा मुझे जादू करना है। ओके। पर बहुत छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स बच्चों को बहुत सीरियसली लेते, ऐसा नहीं कभी बोला कि अरे ध्यान नहीं दिया या वापस भेज दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक दो बार मैं जाती गई उनके पास, बोलती रही उनको कि यार मुझे जादू करना। कि उनको जब लगा कि यार ये सीरियस है बच्ची जो बोल रही है उसके बारे में, या ऐसे ही नहीं बोल रही है, तो उन्होंने भी मेरे पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू करा। मतलब क्या उनका रिएक्शन था, कूल या फिर टिपिकल नहीं हाँ, वो तो काफ़ी कूल थे। मेरे है मतलब मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कूल है, मैं ऐसा मानती हूँ। और जब मैं बोलती हूँ कूल है, उसका मतलब मेरे लिए ये होता है कि वो बच्चों को बहुत सीरियसली लेते हैं। कभी भी बच्चों को ऐसा बोल करके अरे बच्चे में समझ नहीं है उसको नकारते नहीं है। तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी थी। इनफैक्ट ये मैं बड़ी होकर रियलाइज़ किया कि मेरे पेरेंट्स कितने कूल है, क्योंकि उस वक्त आपको लगता है सबके पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। तो आई थिंक उनका जो एक इनफैक्ट अगर अपने पेरेंट्स के बारे में बोलूँ तो बोलते हैं ना कि कभी बहुत सीरियस कॉन्वर्सेशन घर पे हो रहा होता है तो आप बच्चों को साइड पे रख देते हो कि तुम मत आओ यहाँ पे। यूजुअली हमारे घर में जब सीरियस कॉन्वर्सेशंस हो रही होती थी, बड़े डिसीजन लेने होने थे कि घर नया खरीदना है कि गाड़ी कौन सी लेनी, मैं 5 साल की हूँ, मेरा भाई मुझसे 4-5 साल बड़ा है, हमको हर कॉन्वर्सेशन में बिठाया जाता था और हमारी ओपिनियन भी ली जाती थी। भले हमें कुछ समझ है कि नहीं है, बट हमको फील करवाया जाता था कि हम इम्पॉर्टेंट है और हमारी ओपिनियन मायने रखती है। और जो सबसे बड़ी बात होती है, तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट फील करवाया गया एज ह्यूमन बींग्स। एंड आई थिंक वो सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत मायने रखता है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो माता पिता ने हमारे अपब्रिंगिंग में बहुत अच्छी तरह से करी है, मैं मानती हूँ। एंड उसका ही रिजल्ट है कि आज हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। सो जब मैजिक की भी बात आई थी, दे टुक इट सीरियसली। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि अजीब सा क्या बोल रही है। इनफैक्ट हम लोग कोई एंटरटेनमेंट की फैमिली से भी नहीं आते हैं। मैजिक तो बहुत दूर की बात है, और हमारे घर में तो हम पिक्चर गाने कुछ सुनते नहीं थे, देखते भी नहीं थे। तो काफ़ी बिजनेस फैमिली से हूँ मैं, तो इवन आई एम सरप्राइज्ड कि कैसे मान गए, बट जस्ट मान गए बस। मैंने सुना है कि मतलब आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। आपने फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक ही आई गेस पढ़ाई की है, तो तब मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन था उस बारे में? ऑलमोस्ट ना के बराबर है मेरा फॉर्मल एजुकेशन। घर वालों का क्या कहना है, उन्हीं का डिसीजन था। मतलब मैं तो बहुत छोटी थी कि मैं ये डिसाइड करूँ कि मुझे स्कूल नहीं जाना। इनफैक्ट मुझे तो स्कूल जाना पसंद भी था। आई वॉज नेवर अ चाइल्ड जो बोलता था कि स्कूल नहीं जाना है, बिकॉज मुझे बहुत कम मौका मिलता था स्कूल जाने का। बट ये भी मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड तक की, जब मैं 7 साल की थी तब की। उसके बाद ऑटोमेटिकली एक डिसीजन लेना पड़ा था कि या तो मैं स्कूल में जाके पढ़ाई करूँगी या मैं परफॉर्म करूँगी। क्योंकि हम पूरे साल परफॉर्म करते थे, बहुत ही ट्रेडिशनल जादूगर हम रहे हैं। तो पॉसिबल नहीं होता था कि 3 महीने के लिए हम शोज़ बंद कर दें, क्योंकि वो मोमेंटम चला जाता था। 30-40 लोग हमारे साथ काम करते थे, उनका एम्प्लॉयमेंट चला जाता था, और फिर वापस सब कुछ इकट्ठा करके लाना और शुरू करना वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो सस्टेनेबल नहीं था वो आइडिया कि मैं बार बार शोज़ बंद करके पढ़ाई करूँ, और पढ़ाई पे भी अफेक्ट होता था। सो यू हैड टू चूज़ वन। तो फादर का एक बहुत सिंपल डिसीजन था कि या तो मेरी बेटी 60,000 के सामने परफॉर्म करेगी या 60 बच्चों के साथ क्लास में बैठेगी। तो उनके लिए वो बहुत क्लियर था दैट शी हैज़ टू परफॉर्म। हाँ, मम्मा का ये ओपिनियन था कि किसी को पढ़ना है तो कहीं भी पढ़ेगा,
जिसको नहीं पढ़ना आप उसको बेस्ट स्कूल में डाल दो, वो फेल हो जाएगा। तो पढ़ाई का फॉर्मल एजुकेशन से इतना मायने नहीं है। उनको लगता है कि अगर मेरी बच्ची को पढ़ना है तो पढ़ लेगी, उसके लिए उसको कुछ रोकने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक दोनों ही चीज़ें मेरे फेवर में काम करी है, एंड टुडे आई एम ग्लैड कि मैं कर पा रही हूँ जो कर पा रही हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आप मेंटलिस्ट हो, लोग कहते हैं कि आप मैजिशियन हो, तो मेंटलिस्ट और मैजिशियन में क्या फ़र्क है, या फिर दोनों भी एक जैसे ही है? बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। पर इसका अगर मैं एक दूसरा आर्ट फॉर्म को लेकर अगर आपको मैं इसका जवाब दूँ, तो जैसे डांस होता है, और डांस के अंदर अलग अलग जॉनर्स होते हैं, कुचिपुड़ी, सालसा, भरतनाट्यम, कंटेम्प्रेरी, हिप हॉप और भी बहुत सारे। जैसे जर्नलिज्म है, आप एक जर्नलिस्ट है, और अलग अलग प्रकार का जर्नलिज्म होता है, उसके अंदर सब जॉनर होते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग हो गया, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, मीडिया हो गया, पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स, बाकी सारे हो गए। तो ये सारे सब जॉनर्स हैं। तो जादू जो है, मैजिशियन जो है, वो एक पेरेंट कैटेगरी है, जैसे डांस, जैसे कि जर्नलिज्म, और उसके अंदर बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि मेंटलिज्म, एस्केपोलॉजी, स्ट्रीट मैजिक, इल्यूजन्स, ब्लाइंड फोल्ड्स, और भी बहुत सारे हैं। तो मैजिक पेरेंट कैटेगरी है, और उसके अंदर अगर आपको और जाके डीप स्टडी एक पर्टिकुलर आर्ट जॉनर की करनी है, तो मेंटलिज्म उसका एक सब जॉनर है। तो अगर एक तरीके से कहा जाए तो हर मेंटलिस्ट एक मैजिशियन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मैजिशियन मेंटलिस्ट ही हो। वो स्ट्रीट मैजिशियन भी हो सकता है, वो इल्यूजनिस्ट भी हो सकते हैं, वो कुछ और भी हो सकते हैं। तो एक सब कैटेगरी है मेंटलिज्म मैजिक की। मैम, जितना हमने देखा है कि लाइक हम हमेशा बोलते हैं कि जादूगर आया था या फिर जादूगर ने खेल दिखाए, बट हम कभी ऐसे नहीं बोलते कि जादूगर आई थी। जी। तो एक ऐसी फील्ड जहाँ पे एक मेल डोमिनेंस हो, ऐसे में आपका करियर की शुरुआत करना आपके लिए कितना टफ रहा? श्रुतिका, अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो मुझे याद नहीं है कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट था या इजी था, बिकॉज मैंने बहुत छोटी उम्र पे शुरू करा। और पेरेंट्स, जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग अच्छी रही है, तो कभी भी जैसे मेरा एक बड़ा भाई है, मेरा भाई है जो मुझसे 5 साल बड़ा है, कभी उसको नहीं ऐसा बिहेव करवाया गया कि देख तेरी बहन क्या कर रही है, और मुझे कभी ऐसा नहीं बिहेव करवाया कि वो लड़का है इसलिए कुछ कर सकता है। आई थिंक हम लोगों को बहुत इक्वल ट्रीटमेंट मिला है, उसको उसके क्षेत्र में, मुझे मेरे क्षेत्र में। ब्रदर वाज इनटू स्पोर्ट्स, तो उसको उसके क्षेत्र में और मुझे मेरे क्षेत्र में। इनफैक्ट जब मैं जादू करते हुए मुझे 10 साल हो चुके थे, मैं 17 जब साल की थी, तब मुझे एक जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा था कि आप एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड में रूल कर रहे हो तो आपको कैसा लगता है। और 17 साल की उम्र में जब मुझसे वो सवाल पूछा गया, तब मुझे लाइफ में पहली बार रियलाइज़ हुआ कि अरे हाँ, ऐसा भी ये है। तो मेल डोमिनेटिंग फील्ड है। मुझे कभी उसके पहले लगा ही नहीं कि मैं एक ऐसी फील्ड में घुस रही हूँ जहाँ पे महिलाएं नहीं हैं। तो आई थिंक वो, आप जब जिस एनवायरनमेंट में होते हो आप वैसा ही सोचते हो। मेरे को एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिला कि मैं आपको कभी भी ऐसा सोचूं कि मैं महिला हूँ, मैं कुछ अलग कर रही हूँ, मैं कुछ नीचा भी देखूँ उसको। और उसके बाद जब रियलाइजेशन आई, तो हमेशा से यही सोच रही कि यार इतनी कम लड़कियां क्यों है इस क्षेत्र में, और कोशिश करिए कि जहाँ तक मैं जा सकती हूँ और जहाँ तक मैं ये मैसेज पहुँचा सकती हूँ, यही नहीं कि महिलाएं जादू कर सकती है, पर यह कि महिलाएं हर चीज़ कर सकती है, किसी भी क्षेत्र में कर सकती है। और ऐसे बहुत सारे दूसरे भी क्षेत्र हैं जो बहुत मेल डोमिनेटेड है फॉर वेरियस अदर रीजन्स, कि शायद पहले महिलाएं कम काम करती थी, कल्चरल पर्सपेक्ट्स बैठ गए थे। तो रीजन्स बहुत सारे हैं कि क्यों कुछ प्रोफेशन सिर्फ मेल डोमिनेटेड बने। वो रीजंस आज की तारीख में कम हो चुके हैं, एंड आई एम श्योर कि महिलाएं आगे आ भी रही है और बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जो पहले नहीं करती थी। हाँ, तो इसकी आपने कहीं ट्रेनिंग ली है, मतलब कहीं पे सीखा है जो भी आप अभी कर रहे हो? जी हाँ, ऐसा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ है इस चीज़ का, लेकिन ठीक जब मैं पेरेंट्स को बोला था, माता पिता को बोला कि जादू करना है, तो हमने फिर ढूंढना शुरू करा कि कौन जादू सिखाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम लोग जादू से बहुत कोसों दूर थे। यस। लेकिन फॉर्चुनेटली उस वक्त भी मुझे एक ग्रुप मिला जादूगरों के असिस्टेंट्स का। जैसे एक जो उस आदमी में, जो द मैन ऑफ द फैमिली जो है, वो मेजर लाइट एंड साउंड टेक्नीशियन थे, उनकी जो बीवी थी वो लीड असिस्टेंट थी, उनकी जो बहनें थी वो साइड असिस्टेंट्स थी, उनका जो फैमिली ट्रुप था वो एक सेट लगाता था। तो एक पूरा फैमिली खानदान टाइप था जो मैजिशियंस को, जादूगरों को उनके शो में असिस्ट करता था। हम उनसे रूबरू हुए और किसी तरह उनको हमारा पैशन बताया और बताया कि किस तरह से बच्ची सच में जादू करना चाहती है, और मैंने उनसे जादू सीखा है। तो थोड़ा उनो रिवर्स हो गया है मेरे साथ। यूजुअली जादूगर असिस्टेंट्स को ट्रेन करते हैं, मेरे केस में असिस्टेंट्स ने मुझे जादूगर बनाया, एंड आई एम सुप्रीमली थैंकफुल टू देम। लेकिन अगर किसी को जादू सीखना है, मतलब कोई शिद्दत से चाहता है कि नहीं मुझे अब जादूगर बनना है, तो फिर वो शुरुआत कहाँ से करे?
आई थिंक आज की तारीख में जादू सीखना आसान है, वही शिद्दत है तो हर चीज़ आसान है यार। तो मैं मानती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ यार 25-26 साल पहले की, जब मैंने को सीखना था। अभी तो आई थिंक जादू सीखना काफ़ी आसान हो गया है। आई थिंक यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मैजिक के काफ़ी लेक्चर्स भी होते हैं। सो देर आर प्लेसेस वेर यू कैन लर्न मैजिक एंड एनी अदर आर्ट फॉर्म। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सीख सकते हो, बट इवेंचुअली आपकी प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट हार्डवर्क ही आपको एक आर्टिस्ट बनाता है। तो सीखने के बाद आई थिंक वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरह से। मैम आते हैं आपके मैजिक की ओर। तो ये कैसे होता है, मतलब कैसे माइंड रीड करते हो, इसका प्रोसेस कैसे होता है? तो सबसे पहली बात जो मैं एड्रेस करना चाहूँगी, जो आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी बोला है कि क्या हमें लगता है कि कोई हमें माइंड रीड कर लेता है, हमारा माइंड रीड कर सकता है। तो एकदम ऑनेस्ट बात यह है कि कोई आपका माइंड रीड नहीं कर सकता है। मैं भी जो करती हूँ, मैं बहुत क्लियरली स्टेज पर भी बोलती हूँ, अभी जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि मैं लोगों का माइंड रीड नहीं करती। मैं लोगों का माइंड रीड करने का एक बहुत ही खूबसूरत सा एक भ्रम क्रिएट करती हूँ, एक इल्यूजन क्रिएट करती हूँ। जो और आर्ट वही चीज़ है ना, आर्ट का मतलब होता है कि वो आर्ट आपको आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर निकाल कर कुछ ऐसा फ़ील करवा दे, कुछ ऐसे इमोशंस इवोक कर दे जिससे आप एंटरटेन हो जाए। तो मैजिक का काम वही है, मैं एज अ माइंड रीडर वही काम करने की कोशिश करती हूँ। तो एग्जैक्ट माइंड रीड हम नहीं करते, उसके अलग टेक्निक्स हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। लिंग्विस्टिक डिसेप्शन हो गया, NLP हो गया, CBT हो गया, बॉडी लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग हो गया, आई पैटर्न मूवमेंट्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हम खुद ही कभी कभी इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, बट इट्स अ इन्फ्लुएंस गेम। तो बहुत सारी ऐसे टेक्निक्स अप्लाई की जाती है जिसे हम फिगर आउट करने की, और कभी कभी कुछ मैजिक एक्ट्स होते हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स एंड मैनी टेक्निक्स, जिसके द्वारा हम वो इल्यूजन क्रिएट कर पाते हैं जहाँ पर हम पता कर लेते हैं कि आपके माइंड में क्या है। तो एक आर्ट फॉर्म है, एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है मेरे में एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप मेरे ईमेल्स पढ़ेंगे या मेरे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मेरे कमेंट्स पढ़ेंगे, तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि यार क्या आप इनका माइंड रीड करके ये बता सकते हो, क्या आप मेरे पासवर्ड्स बता सकते हो, क्या आप घर पे चोरी हुई है बता सकते हो किसने करी है। तो जो लोगों का जो एक कभी कभी अंधविश्वास फैला देते हैं हम आर्ट फॉर्म को लेकर, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये पता चले कि ये एक आर्ट फॉर्म है, एक स्किल है, एंड आई थिंक तभी उसकी इज्जत भी लोग ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से स्किल सीखी हुई है, एंड आई थिंक इट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड लाइक दैट। आप मतलब कुछ चैलेंजेस आते हैं माइंड रीड करने में, या फिर बहुत इजीली अगर सीख लिया तो बहुत इजीली आप कर सकते हो, ऐसा कुछ? हर एक आर्ट फॉर्म के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, एंड हर चैलेंज के साथ आप ग्रो करते हो। आई थिंक इट्स जस्ट दैट जितने सालों तक मैं करती आई हूँ, जैसे आज जितना आप, जैसे अगर आपने वीडियोस देखे, आप मेरी परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको पता चले ये तो बहुत स्पीड में हो रहा है, लाइक मैं ऐसे कर पा रही हूँ, लेकिन वो इतना जल्दी अभी हो रहा है। अब मैं 26 साल हो गए मुझे करते करते, तो आज से 10 साल पहले थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता होगा या अलग तरीके से होता होगा, उससे और 15 साल पहले अलग होता होगा। अभी अगर आप, मैं मानती हूँ कि अगर 25 साल तक अगर आप पत्थर भी फेंक रहे हो तो आप एक्सपर्ट हो जाते हो वो काम करने में। तो मैं 25 साल से अगर जादू कर रही हूँ और एक ही चीज़ लगातार करते हो, तो रेपिटेशन में भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। आई थिंक रेपिटेशन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, पैशन, हर चीज़ मिल गई है, तो इवेंचुअली वो कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, एंड यू कैन डू थिंग्स बेटर। एंड आई थिंक कुछ भी चीज़ कंसिस्टेंटली करने का कुछ तो अपना ही जादू होता है, एंड आई थिंक वही काम कर रहा है मेरे लिए। ओके। स्वानी मैम, समझ लीजिए कि आप किसी का माइंड रीड कर रहे हो और आपको ऐसे लगा कि नहीं, ये इंसान आई गेस मतलब निगेटिव थॉट्स है उसमें, या फिर गलत राह पर जा रहा है, तो फिर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप उसको कैसे गाइड करते हो? डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम किसी का माइंड रीड कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में होते हैं, हम पहले बहुत कंसेंट लेते हैं। वी डोंट डू इट, जैसे अगर आपने मुझे नहीं बोला है आपका माइंड रीड करने का, तो मैं नहीं करूँगी। इनफैक्ट अगर मुझे पता भी होगा तो आई विल कीप इट टू माई सेल्फ। आई डोंट नीड टू से इट आउट लाउड। जब तक कोई हेल्प मांगता नहीं है, आई डोंट थिंक, मेरे को एक लगता है कि मेरी कोई ज़रूरत है वहाँ पे हेल्प करने की, बिकॉज आई थिंक हेल्प तभी करनी चाहिए जब आपसे मांगी जाए, नहीं तो वो हेल्प ने इंटरफियरेंस कहा जाता है। सो आई एम समबडी जो आई कीप माई नोज आउट ऑफ पीपल्स बिजनेसेस, एंड अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग आई टेल देम कि यार ये तो एंटरटेनमेंट के लिए, अगर एक्चुअल में हेल्प चाहिए तो कम मीट मी, पर्सनली आके मिलो, बिकॉज आई थिंक आपकी प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी है, और अगर मैं उसको 2 मिनट में अगर सॉल्व कर पाती तो फिर तो बात ही क्या थी। आई ऑल्सो नीड टू गिव इट दैट मच रिस्पेक्ट।
एंड इट्स बेटर दैट वी सिट पर्सनली टॉक अबाउट इट, और उसको उतनी ही सिंसेरिटी से सॉल्व करते हैं जितनी सिंसेरिटी से वो आपको ट्रबल कर रही है. हर कोई तो आपके जैसे माइंड रीड नहीं कर सकता है, तो क्या बोल सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कुछ गुड हेल्दी रिलेशनशिप्स लोगों के साथ कैसे हम बिल्डअप कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? आई थिंक माइंड रीड नहीं कर सकते, लेकिन हम बातें बहुत कर सकते हैं. यस. एंड आई थिंक माइंड रीड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब आप लोगों से बातें करोगे और लगातार बातें करोगे और अच्छी तरीके से बातें करोगे, एक पल ऐसा आ जाएगा कि सामने वाला आपको इतना समझने लग जाएगा कि वो आपका माइंड रीड कर पाएगा. वही चीज़ जो माएँ हमारे बच्चों के साथ करती है. अगर आप देखेंगे तो घर में जो द लेडी ऑफ द फैमिली, आई थिंक वो एक ओरिजिनल मेंटलिस्ट, वो ओजी मेंटलिस्ट है. क्योंकि अगर मेरे घर पे मैं जाती हूँ तो मेरी माँ को पता होता है कि पापा के दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे भाई के दिमाग में क्या चल रहा है, भाभी के दिमाग में, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. ईजिली पता है. उन्होंने तो कोई टेक्निक नहीं अप्लाई करी है, ना ही बट दे अंडरस्टैंड. एंड आई थिंक वो कम्युनिकेशन का पावर होता है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा सबसे बातें करी होती है. तो कोई भी रिलेशनशिप के लिए मेरा मानना है कि कोई भी रिलेशनशिप का जो जादू है वो उसकी बातों में है, उसकी बातों की टोनैलिटी में है, बातों की सच्चाई में है. और जब आपके इंटेंशंस क्लियर है और आप एक दूसरे से ढंग से बात कर पा रहे हो और वो एफर्ट डाल रहे हो बात करने में. एक तो हमें लगता है यार मेरे में हिम्मत नहीं है बात करने की, बट इफ़ यू वांट अ स्ट्रांग रिलेशनशिप आपको वो एफर्ट डालना पड़ता है. एंड आई फील कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनशिप, चाहे वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड हो, चाहे वो टीचर चाइल्ड हो, चाहे वो कस्टमर क्लाइंट हो. मतलब इट डजेंट मैटर, जब तक आप ढंग से बात कर पा रहे हो, बातों का जो जादू है वो अलग ही होता है. जैसे कि आपने कहा कि आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत कम है, आपने घर में ही जितनी पढ़ाई शोज़ करके जितनी पढ़ाई कर सकते हैं आप उतने की, तो आप आज के यूथ को, आज के स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे? क्योंकि मैं इसके बैकग्राउंड भी आपको बता देती हूँ कि क्यों मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे, कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड का जो 2 साल थे, तो सब लोग तो इफ़ेक्ट हो ही गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी. 2 साल स्कूल्स बंद थे, तो ऐसे में आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन जो उन्हें बता सके कि टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड कॉन्सेंट्रेशन, क्या आप उनको एडवाइस करना चाहोगे? आई थिंक स्टूडेंट्स जो है जो चीज़ उनको डिस्ट्रैक्ट कर जाती है वही उनका पावर भी है टेक्निकली, वो है डिस्ट्रैक्शंस. मतलब फ़ोन्स और इंटरनेट और एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड देम. तो मुझे लगता है कि टुडे वी आर बॉम्बार्डेड विद वे मोर इन्फॉर्मेशन देन वी नीड. हमको इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है जितनी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है इंटरनेट के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा. एक्सेस है, लाइक इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है हमें. तो एक पल पे क्या होता है जब आप ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे हो, आप एक रील देखते हो, आप दूसरी देखते हो, आप तीसरी देखते हो. एक फ़नी थी, एक सैड थी, एक इन्फॉर्मेशनल थी, एक एजुकेशनल थी, एक में आपको आपको चिल्ला रहा है, एक में कोई आपसे प्यार कर रहा है, एक में कोई आपको आपके आप है ना. जब आप इतना देखते हो तो अरे दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स, इट्स फॉर एवरीबडी. एक पल पे आता है कि आप इमोशनली नम हो जाते हो, बिकॉज आपको पता ही नहीं अब फील क्या करना. बिकॉज आपने इतना सब कुछ इतनी जल्दी फील कर. करेक्ट. तो आई थिंक ये आपको बहुत कभी कभी डिस्ट्रैक्ट कर देता है, कभी कभी आपको इमोशनली नम कर देता है. आपको आपका जो टाइम का अवेयरनेस है वो गायब हो जाता है, आपको पता ही नहीं वो टाइम कहाँ गया. तो ये जब स्टूडेंट्स पे पर्टिकुलरली आ जाती है, वेयर दे डू नॉट हैव द अवेयरनेस ऑफ देयर टाइम, आई थिंक वो मेरे को लगता है सबसे बुरी बात है. बिकॉज एज अ यंग पर्सन आई थिंक हमारे पास पावर ही है, हमारी एनर्जी, हमारा टाइम. एंड अगर हमको उसका ही अवेयरनेस नहीं, हमको पता नहीं 3 घंटे कब चले गए, तो वेस्ट यू ही वेस्ट कर देते हैं. वेस्ट नहीं होता. आई थिंक वो उनको पता ही नहीं होता वो कहाँ गया. दैट टाइम हैज़ गॉन, वो डिसअपियर हो जाता है. बिकॉज आपको पता भी नहीं आपने क्या क्या देखा है. एंड द मोमेंट यू रियलाइज अभी 2 बज रही थी, द नेक्स्ट थिंग यू रियलाइज अभी 5 बज रही है, एंड इट इज़ अरे ये क्या हो गया. सो जब तक आपको टाइम का अवेयरनेस नहीं, आपके पास वो टाइम है भी नहीं. एंड आई थिंक वो चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड वही डिस्ट्रैक्शन से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज करना क्या है आई थिंक वो स्टूडेंट्स को पता है. आज तक मैं बोलती हूँ इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि हमें पता है कि हमें करना क्या है, कैसे और कब है. बस हम उस पर टिके रहें बिना डिस्ट्रैक्शंस के. आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो सुहानी मैम, मैं कुछ बेसिक सवाल पूछूंगी आपसे रिलेटेड, लाइक रैपिड फायर टाइप, थोड़ा काइंड ऑफ 1 वर्ड आंसर भी चलेगा, ऐसे कुछ नहीं. व्हाट डज सुहानी लाइक टू ईट? आई थिंक ये बहुत जग जाहिर है. आई लव टू ईट पानी पूरी. आई एम अ बिग 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 पानी पूरी फैन. व्हाट डज सुहानी लाइक टू ड्रिंक?
पानी, कोकोनट वाटर। लाइक आई एम नॉट अ बेवरेज पर्सन, तो मैं सुबह उठ के बस मेरे को रोज़ एक नारियल पानी चाहिए और हमको बहुत सारा पानी चाहिए इन जनरल, दैट्स इट। प्रिफर टू वियर? यार मैं तो ब्लैक, मेरे को कुछ भी पता है, मैं बस ब्लैक शर्ट डाल के चली जाती हूँ, अनलेस फिर मेरी स्टाइलिस्ट आएगी एंड देन शी विल टेल मी यार ये क्या तुम पूरे दिन ब्लैक पहन रहे हो। मेरा अगर मेरे पे बस चलेगा, अगर मेरा खुद का, तो मैं रोज़ ब्लैक करके, बेसिकली मेरे को जब कपड़ों की बात आती है तो थोड़ा सा डिसीजन एनजाइटी हो जाता है कि ये पहनना चाहिए कि वो पहन, बिकॉज आई फील इट्स अ वेरी टीडियस जॉब एंड मेरे में वो फैशन सेंस आई डोंट, मतलब सबके अपने अपने ट्रेड्स होते हैं, आई डोंट थिंक आई हैव अ फैशन सेंस का ट्रेड, ना ही मेरे में इतना है कि मैं उसकी इन्फॉर्मेशन लूँ और उसको सीखूँ, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम है उसमें। तो मेरे को लगता है यार अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तो चल जाएगा। योर हॉबीज? मुझे स्टेज पे जाके शोज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई नो मेरा काम है बट आई थिंक इट्स ऑल्सो माई पैशन। अगर मुझे कभी भी कोई शौक होता है तो मैं बोलती हूँ यार चलो स्टेज पे जाके शो करते हैं। सो आई थिंक आई लव डूइंग दैट। पर उसके अलावा मुझे पानी से बहुत प्यार है। मैं एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर हूँ, सर्फर हूँ। मुझे स्विम करना पसंद है। आई थिंक अदर देन स्टेज आई लाइक टू बी नियर एंड इन वाटर। ओके, क्लोजेस्ट पर्सन इन योर फैमिली? या मेरी तो पूरी फैमिली मेरा बहुत क्लोज है। अगर अभी की बात करें तो मैं आई थिंक अभी 2 साल से तो मैं थोड़ी बायस्ड हो सकती हूँ क्योंकि मेरे घर पे एक छोटी सी बच्ची आई हुई है। आई हैव अ नीस नाउ। तो आई थिंक अभी सारा लाड़ पूरे घर का वो लेकर बैठी है। तो ओके, हाउ यू स्पेंड योर टाइम? आई स्पेंड माई टाइम वेरी क्रिएटिवली, वेरी हैप्पीली। आई थिंक मैं या तो मेरा काम कर रही होती हूँ एंड जनरली फॉर मी, मैं अगर मैं किसी चीज़ से प्यार नहीं करती मैं उसको काम नहीं मानती। मतलब मेरे काम को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसी पर्सन हूँ कि अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैं वो काम छोड़ दूँगी। बिकॉज आई थिंक मैं बचपन से वही काम किया जो मुझे पसंद है। तो सडनली एक ऐसा काम करना जो पसंद नहीं है वो थोड़े पल्ले नहीं पड़ता है। एंड कुछ तो किस्मत है हमारी, देन है भगवान की, कि उस तरीके से हम कम काम कर पा रहे हैं जिसमें हमारा दिल भी लग रहा है। तो मेरे काम में ही मेरा हमेशा वक्त चला जाता है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है वो करने में। उसके अलावा मैं स्विम कर लूँगी, मैं किताबें पढ़ लूँगी, मैं मेरे दोस्तों से बातें करूँगी बहुत सारी, मेरी टीम से बातें करूँगी बहुत सारी। और अगर जितना भी बचा हुआ टाइम है, मुझे सोना बहुत पसंद है, मैं सो जाऊँगी। आई नीड रेस्ट। डिड यू एवर गेट बोर्ड? विद वॉट? लाइक विद मतलब कैसे भी कभी बोर ऐसा फील नहीं होता है? आई थिंक आई एम अ वेरी एंटरटेनिंग पर्सन। आई थिंक नॉट जस्ट फॉर अदर्स, आई थिंक मैं खुद को भी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन रखती हूँ। मतलब लोगों को लगता है कि वो बहुत अच्छी एंटरटेनर है। तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है क्योंकि मेरे पास बहुत लोग बोलते हैं अच्छा आप दुनिया को इतना खुश रखते हो तो आप अंदर से दुखी होंगे। इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। मैं जेन्युइनली बहुत खुश व्यक्ति हूँ। इनफैक्ट मैं कभी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो मैं सैड होती हूँ, तो मैं सैड होकर काफ़ी बोर हो जाती हूँ 3 दिन में। एंड आई एम लाइक यार बहुत हो गया यार, छोटी सी ज़िंदगी है यार। मतलब एंड है यार, अपने माता पिता अच्छे हैं, काम हम अच्छा कर लेते हैं, पैसा हम थोड़ा कमा लेते हैं अपना काम करके, टीम हमारे पास प्यारी सी है, लोग हमारी ज़िंदगी में अच्छे हैं। मतलब इतना भगवान ने दे दिया, अब इसमें भी अगर हम रो रहे तो फिर तो बहुत ज़्यादा हम सेल्फिश हो जाएंगे। सो आई थिंक आई एम जनरली अ वेरी हैप्पी पर्सन। मैं अपने आप को एंटरटेन रखती हूँ, मैं किताबें पढ़ लेती हूँ, मैं कोई नई हॉबी सीख लूँगी, मैं कुछ ना कुछ करती रहूँगी। नहीं तो मैं अकेले जाकर भी आई एम जस्ट इन जनरल पीसफुल। एंजॉय करते रहते हो हाँ, हमेशा? हाँ। कोई भी एक मेमोरेबल इंसिडेंस जो इमोशनल हो आपके लिए थ्रू आउट योर जर्नी, मैजिकल जर्नी जो भी है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी एक ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? यार जर्नी इतनी लंबी रही है, बचपन से शुरू कर दिया। सो देयर आर सो मेनी इंसिडेंसेस, बट एक इंसिडेंट जो मैं पहले बता चुकी हूँ काफ़ी बार, बट दैट्स द वन दैट चेंज्ड माय लाइफ, जो नासिक में हुआ था। मैं 13 साल की थी और काफ़ी लंबा इंसिडेंट है। आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। मैं कन्वेंशनल मेरे जैसे शोज़ होते थे, आब्रा कडाब्रा, ग्लिटरी क्लो, एंड शो के बाद मुझे कहा गया कि कोई व्यक्ति मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैं शो के बाद बाहर गई। मुझे लगा जनरल ऑटोग्राफ वाला सीन होगा, बट एक बहुत एजेड मैन थे जो काफ़ी दूर बैठे थे। एंड मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, तो किसी तरह मेरे चलते हुए आए मेरी तरफ और उनको देख के लग गया था यार सीन थोड़ा सही नहीं है। तो जब मेरे वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा ऐसा चेहरे पे बॉयल्स है, कंधा गिरा हुआ है, मतलब समथिंग इज़ नॉट राइट। और उन्होंने मुझे बोला कि मराठी में बोला, तो जितना मैं समझ पाई वो ये था कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मस्कीटो रिपेलेंट्स पी चुके हैं और अब बोल भी नहीं पा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जादू से मैं उन्हें ठीक कर दूं, नहीं तो वो नासिक के ब्रिज से जाके कूद जाएंगे। तो 13 साल की हूँ मैं, अब मेरे को जादू करना आता है। तो पहले तो समझ नहीं पड़ा क्या करना है, बट ये समझ पड़ा कि अपन को जो आता है वो कर लेना चाहिए यहाँ पे। एंड
मैंने ऐसे एक मटका लिया और ऐसे जादू से पानी अपीयर किया, उनको दिया और बोला आप इसे पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। उन्होंने पिया, थोड़ा ऐसे किया और फिर बोले कि उन्हें अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा और पानी अपीयर किया, उनको दिया और बोला आप इसे रोज़ 2 घूंट पीजिए सुबह शाम। अब हमने डॉक्टर को ये बोलते हुए सुना था बचपन में, तो हमको लगा ये वर्क करता है, तो हमने बोल दिया और वो वर्क कर भी गया। और वो शायद वर्क कर भी गया, क्योंकि उसके बाद मैं औरंगाबाद गई, मेरे शो का चलता रहता था हर एक महीना एक जगह। वहाँ पे एक पोस्ट कार्ड भी आया जिस पे लिखा था कि हमने आपका जो दिया हुआ जल है वो कल ख़त्म हुआ, मुझे अच्छा लग रहा है, हमने डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। तो मुझे पता है कि मैंने तो उनको रोज़ पीने वाला पानी ही दिया था, लेकिन वो जो पानी है उनके लिए अमृत जल बन गया। तो किस तरह से जो बच्चे क्लासरूम में प्लेसिबो इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं वो मैंने रियल लाइफ में मैं एक्सपीरियंस करती थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे, बट ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जो मैं आज समझती हूँ कि फ्रॉम सुसाइडल टेंडेंसीज टू बीइंग फाइन एंड नॉर्मल, एक बहुत बड़ी बात थी जो मुझे लेट समझ भी आई। एंड मुझे फिर सोचने लग गई कि यार ऐसे कैसे लोग ठीक हो रहे हैं, ये बिलीफ सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, लोगों की सोच विचार कैसे, क्योंकि असली जादू तो दिमाग में हो रहा है लोगों के, उनकी सोच ही उनका जादू है। तो वो एक रियलाइजेशन जो पहले छोटा मोटा होता रहता था, बट दिस वन चेंज्ड मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया इसके बाद। इस पर फिर मैंने किताबें भी लिखी और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी सोच और हमारे विचारों से बड़ा जादू और उससे बड़ी ताकत किसी चीज़ में नहीं है। क्या बात है, मतलब सच में जो भी बात अभी सुहानी मैम ने कही है कि हमारी सोच से बड़ा जादू कोई भी नहीं हो सकता, आपके दिमाग में है जो भी है। तो थैंक यू सो मच सुहानी मैम कि आपने हमारे साथ बात की। थैंक यू सो मच कि आपने यूसीएन के साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन या फिर बोल सकते हैं कि आपके लाइफ के बारे में इतना सब कुछ हमारे साथ शेयर किया। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच श्रुति। एंड वाकई में आपके सवाल बहुत अच्छे थे, आई थिंक इसीलिए मैं इतने अच्छे जवाब दे पाई। ऑल्सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जब मैं नागपुर आई हूँ एक बहुत अमेजिंग बहुत ही अच्छे कॉज को लेकर आई हूँ। यहाँ पर मुझे बुलाया है हेल्पलिंग चैरिटेबल फाउंडेशन ने। इनफैक्ट श्रुतिका, वो लोग करीबन 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जहाँ पर वो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी नीडी बच्चे होते हैं जहाँ पर पोटेंशियल लगता है उनको वो लोग हेल्प कर रहे हैं फॉर द एजुकेशन, फॉर फूड एंड फॉर एवरीथिंग दैट इज़ नीडेड फॉर द अपब्रिंगिंग। तो आई थिंक बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं वो लोग। एंड बहुत मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ में एसोसिएट हो पाए और यहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया। एंड आई होप जैसे भी लोग उसकी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। एंड आई एम विद देम एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर विद देम। मेरी तरफ से यूसीएन न्यूज़ के सभी व्यूवर्स को नमस्कार एंड उम्मीद है मुझे नागपुर बार बार आने का मौका मिलता रहे। थैंक यू सो मच सुहानी मैम। और इसी के साथ मैं श्रुतिका आप सभी से विदा लेती हूँ। देखते रहिए यूसीएन न्यूज़। बाय बाय।